इस वीडियो में हम उन 6 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे जो शोग्रेन, ल्यूपस और एएनए पॉजिटिव ऑटोइम्यून बीमारी से पीड़ित लोग अक्सर करते हैं और इन्हें कैसे टाला जा सकता है। हम हाल ही में ल्यूपस, शोग्रेन और एएनए पॉजिटिव ऑटोइम्यून मरीजों के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभवों की समीक्षा करेंगे, वे अपनी स्थिति को कैसे संभालते हैं। यह जानकारी अंत तक देखें। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी से होने वाली सूजन को ठीक करने में विशेषज्ञता रखते हैं। मेरी पद्धति, जिसे माइंडसेट इम्यूनिटी मेथड कहा जाता है, ने हजारों मरीजों को ऑटोइम्यून बीमारी और पाचन संबंधी गड़बड़ी से उबरने में मदद की है। हम जटिल और गंभीर स्थितियों को बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। इसमें ऑटोइम्यून सूजन और पाचन संबंधी गड़बड़ी भी शामिल है। हमारी सफलता की कहानियां जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं या gclinic.com पर विजिट करें। अब यह चर्चा मुख्य रूप से एना पॉजिटिव ऑटोइम्यून स्थितियों जैसे ल्यूपस, sjogren सिंड्रोम और मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर पर केंद्रित होगी। जैसा कि आप जानते हैं, वर्षों से मेरे पास कई ऐसे लोग आए हैं जिनकी एना पॉजिटिव ऑटोइम्यून बीमारी थी और उन्होंने बिना दवा के अपने लक्षणों को पलट दिया और सूजन पर काबू पाया। लेकिन इन लोगों को खास क्या बनाता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सुनते हैं कि ल्यूपस, sjogren या मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का इलाज संभव नहीं है। असल में वे आपको जांचें, दवाइयां दे सकते हैं, इतना ही। मैं आपको अपनी खुद की ऑटोइम्यून सूजन से जूझने के अनुभव से बता सकता हूं कि मुझे भी कई बार वही बातें बताई गईं जो बिल्कुल सच नहीं थीं। तो इस वीडियो में मैं उन सबसे बड़ी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो लोग ल्यूपस, sjogren, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर और एना पॉजिटिव ऑटोइम्यून बीमारी के लिए गलत सलाह सुनकर करते हैं। और उम्मीद है कि आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑटोइम्यून बीमारी से असामान्य रूप से ठीक कैसे हुआ जा सकता है और एना पॉजिटिव लक्षणों को हमेशा के लिए कैसे पलटा जा सकता है। ठीक है, ल्यूपस, sjogren या किसी एना पॉजिटिव ऑटोइम्यून स्थिति से जूझते समय किन 6 सबसे बड़ी गलतियों से बचना चाहिए। नंबर 1, मल त्याग को नजरअंदाज करना। जैसा कि आप जानते होंगे, इम्यून सिस्टम का 70% से 80% हिस्सा आंत में होता है। इसे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू कहा जाता है या संक्षेप में माल्ट, और यह लगभग पूरे पाचन तंत्र को कवर करता है। इसके अलावा तिल्ली और जिगर में भी इम्यून टिश्यू होता है। मुंह और ऊपरी श्वास नली भी योगदान देते हैं। आमतौर पर जब हम ऐसी सूजन देखते हैं जो पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है, त्वचा, जोड़, नसें, थायराइड, आंत, लार ग्रंथियां, जिसमें थकान, दिमागी धुंध, आंखों में सूखापन, दर्द जैसे लक्षण, यह सूजन मूल रूप से पाचन तंत्र से शुरू होती है। अंतिम अंग जो प्रभावित होता है, मस्तिष्क, जोड़, जिगर, आंखें, लार ग्रंथि, नसें, त्वचा, थायराइड हो सकता है। अंतिम अंग भिन्न हो सकता है। सूजन की शुरुआत पाचन तंत्र से होती है। कई शोध अध्ययनों में यह पाया गया है। एक प्रसिद्ध प्रयास चल रहा है, अमेरिकन गट प्रोजेक्ट। यह एक प्रिसीजन न्यूट्रिशन और मेडिसिन प्रोजेक्ट है जिसे कुछ शीर्ष विश्वविद्यालय अस्पतालों में चलाया जा रहा है, जिनमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो शामिल है। वे शरीर में सूजन स्तर की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि किसी व्यक्ति को लक्षणों की तीव्रता। वे यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह कब होगा, उस व्यक्ति के मल के आधार पर। वे मल का विश्लेषण करते हैं, पता लगाया जा सके कि क्या व्यक्ति अगले दिनों से हफ्तों में सूजन की कगार पर है। यह रोचक है कि केवल आपके मल के आधार पर कई दिन पहले ही भविष्यवाणी की जा सकती है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? आमतौर पर जब शरीर में सूजन अधिक होती है तो इसका बहुत कुछ पेट में गतिविधियों से संबंध होता है, खासकर कि पेट में कौन से बैक्टीरिया हैं, वे भोजन को कैसे पचाते हैं, और ये बैक्टीरिया उनके अपशिष्ट उत्पाद आंतों में कितने समय तक रहते हैं। कैसे काम करता है? नियमित और बार बार मल त्याग होना बहुत जरूरी है। यह बात सुनने में तो सीधी लगती है, लेकिन जिन ज्यादातर लोगों के साथ मैं काम करता हूं, उनके लिए यह एक चुनौती है। वे रोज नहीं जाते या अगर जाते भी हैं तो पेट साफ नहीं होता, यह एक समस्या बन सकती है।
दूसरी बात जरूरी है कि आपके पेट माइक्रोबायोम संतुलित और बेहतर हो। मैं कई उन्नत मल परीक्षणों की व्याख्या करता हूं जो आंत में बैक्टीरिया और कैंडिडा फंगस को देखते हैं। हम बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स जैसे मीथेन को भी देखते हैं, जिसे आप सीबो या आईएमओ में देख सकते हैं। हम ऐसे रसायनों को भी देखते हैं जैसे जोन्यूलिन, जिसे आप लीकी गट में देख सकते हैं। इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि आंत के माइक्रोबायोम में एक व्यापक गड़बड़ी है, और यह बहुत जरूरी है कि नियमित रूप से और बार बार नई स्वस्थ प्रजातियों को सिस्टम में लाया जाए ताकि वे हानिकारक सूक्ष्मजीवों से मुकाबला कर सकें। अब मेरा पक्का विश्वास है कि जीआई ट्रैक्ट का उन्नत फंक्शनल परीक्षण कराते हैं। जब आपके शरीर में सूजन है तो हर चीज पॉजिटिव आती है। लेकिन अगर आप यह परीक्षण दोहराते हैं जब सूजन ठीक हो चुकी, तो परिणाम सामान्य सीमा के करीब आ जाते हैं। एक कमी यह है कि जब आपके शरीर में सूजन होती है, मान लीजिए आपने ये सभी उन्नत जीआई परीक्षण करवा लिए और आपको यह नहीं पता कि ध्यान किस पर केंद्रित करना है। आप कैंडिडा को खत्म करने या एंटीबायोटिक्स से सीबो को दूर करने या बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेकर लीकी गट को ठीक करने में ही उलझ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें तो मुख्य समस्या नियमित मल त्याग न होना है, और अगर आप इस मूल समस्या को ठीक नहीं करते तो यह स्थिति फिर से लौट सकती है और विशेष रूप से ऑटोइम्यून सूजन का कारण बन सकती है। मल त्याग के अलावा यह भी बहुत जरूरी है कि आहार स्वस्थ माइक्रोबियल कॉलोनियों को समर्थन दे और अच्छे व बुरे सूक्ष्मजीवों के संतुलन को न बिगाड़े। आंतों की प्रणाली में हमेशा बदलता रहने वाला बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का मिश्रण होता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया मीथेन का उत्पादन करते हैं, जैसा कि आईएमओ सीबो के मामले में होता है। इस विशेष प्रकार के बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि कुछ नहीं होते। कभी कभी एंटीबायोटिक्स स्वस्थ बैक्टीरिया को भी नष्ट कर सकते हैं, जिससे आपको सी डिफिसाइल कोलाइटिस जैसी स्थितियां हो जाती हैं। सी डिफ तब होता है जब आपके जठरांत्र संबंधी मार्ग में क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम एक बायोफिल्म बनाता है जो अन्य अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। तो जब आपको यह स्थिति हो जाती है, तो अगर आपको सही जानकारी न हो तो इससे छुटकारा पाना काफी मुश्किल हो सकता है। यही बात कैंडिडा की अत्यधिक वृद्धि पर भी लागू होती है। कभी कभी फंगस भी शरीर में पूरी तरह से फैल सकता है और अत्यधिक मात्रा में हिस्टामिन का उत्पादन कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको एलर्जी, पित्ती, दिमागी धुंध और पेट फूलना जैसी समस्याएं दिख सकती हैं। आपको त्वचा और नाखूनों में बदलाव, साथ ही एलर्जी के लक्षण जैसे पोस्टनेजल ड्रिप और आंखों में सूखापन भी हो सकता है। कुछ खास बैक्टीरिया हिस्टामिन का स्तर बढ़ा सकते हैं। यह आपके खानपान और शरीर में बैक्टीरिया के प्रकार व उनकी मौजूदगी पर निर्भर करता है। इसी विषय पर बात करते हुए एक पहलू जिसे अब भी नजरअंदाज किया जाता है, वह है वायरस। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि वायरस मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे बैक्टीरिया को भी प्रभावित कर सकते हैं? वायरस सीधे बैक्टीरिया में जेनेटिक कोड इंजेक्ट कर सकते हैं और कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेनों की विषाक्तता, वायरुलेंस में योगदान कर सकते हैं। वे ऐसे जीन भी प्रदान कर सकते हैं जो कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो फंगस, बैक्टीरिया और वायरस मिलकर मानव माइक्रोबायोम में योगदान करते हैं, और इन सूक्ष्मजीवों के अपने जीन, मेटाबॉलिज्म और वृद्धि के तरीके होते हैं जो मानव शरीर को सहारा देते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि किण्वन फर्मेंटेशन के अपशिष्ट उत्पाद हिस्टामिन बायोफिल्म आंतों को नुकसान पहुंचा और इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर, जिससे शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो। इन चुनौतियों को देखते हुए आहार डाइट कुछ लाभकारी सूक्ष्मजीवों को सहारा देने में भूमिका निभा। दूसरा बिंदु, बहुत ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स। मुझे यह सवाल बहुत बार मिलता है, खासकर मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं सुनता हूं कि लोग अपनी डाइट से चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स को हटा देते हैं, और सिर्फ इतना करने से ही उनके लक्षण हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। और इसमें काफी सच्चाई भी है। कई कारण हैं जिनकी वजह से चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स शरीर में तबाही मचाते हैं। एक तो यह कि ये आंतों के माइक्रोबायोम को खराब कर देते हैं। चीनी और रसायन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और ऊपरी श्वास मार्ग में हानिकारक बैक्टीरिया पैदा करते हैं।
इसका नतीजा सामान्य मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में जब चीनी मौजूद होती है तो इससे हानिकारक कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स बनते हैं, जैसे कि एराकिडोनिक एसिड, और यह टिश्यू को ऑक्सीडाइज कर देता है। चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की मात्रा भी बढ़ा देते हैं और ऐसे एंजाइम्स को सक्रिय कर देते हैं, जैसे फैटी एसिड सिंथेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस और पेरोक्सिसोम प्रोलिफेरेट एक्टिवेटिंग रिसेप्टर गामा, जिन्हें प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन से और भी ज्यादा असंतुलित किया जा सकता है। इसके अलावा शरीर में शुगर के कारण बैक्टीरिया और फंगस की अत्यधिक वृद्धि भी हिस्टामिन उत्पादन का एक बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अत्यधिक चीनी का सेवन प्रो इन्फ्लेमेटरी पाथवे जैसे एनएफ कप्पा बीटा को भी सक्रिय कर सकता है, जिससे और भी ज्यादा सूजन पैदा करने वाले साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। आपको मेरी दूसरी लेक्चर्स से भी याद होगा कि जब हम कुछ केमिकल एडिटिव्स का सेवन करते हैं तो शरीर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना सकता है, जो लिपिड्स, प्रोटीन्स और डीएनए जैसी सेलुलर संरचनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रभावित बायोकेमिकल पाथवे में प्रोक्सीडेंट एंजाइम्स जैसे नैट्फ ऑक्सीडेज और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का सक्रिय होना और शरीर में प्राकृतिक रूप से सुरक्षा देने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का अवरोधन भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर की प्राकृतिक मरम्मत की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर सकते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा सबके साथ क्यों नहीं होता। कुछ लोग कार्ब्स, शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं और उन्हें कोई समस्या क्यों नहीं होती, और इसका जवाब है क्योंकि उनके शरीर में सूजन नहीं होती। जब शरीर में सक्रिय सूजन नहीं होती तो वह आमतौर पर इस तरह के खाद्य पदार्थों को संभाल सकता है। बच्चे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। अगर मान लें कि उन्हें कोई सूजन संबंधी बीमारी नहीं है तो बच्चे बड़ी मात्रा में प्रोसेस्ड फूड्स, कार्ब्स, शुगर आदि खा सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। हो सकता है वे थोड़े ज्यादा एक्टिव हो जाएं और फिर थक कर चुप हो जाएं, लेकिन उनमें वैसी तेज सूजन नहीं होती जैसी उन लोगों में होती है जिनकी इम्यून सिस्टम में सक्रिय सूजन चल रही हो। यहाँ तक कि मेरी क्लिनिक में भी जब लोग अपनी सूजन संबंधी बीमारियों से उबर जाते हैं और कई महीनों तक लक्षण मुक्त रहते हैं तो वे फिर से कुछ चीजें खा सकते हैं, क्योंकि शरीर अब ट्रिगर नहीं होता और वह इन चीजों को बिना किसी समस्या के संभाल सकता है। लेकिन जब आपके शरीर में सूजन होती है तो आप डाइट के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा कारण फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी। यह एक और विषय है जो हमेशा सामने आता है। मेरे वीडियो में हमेशा कुछ ट्रोल्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि पेलियो डाइट्स कैसे काम करती हैं और कार्निवोर डाइट्स हर समस्या का हल हैं, और इस तरह की सोच काफी समय से चली आ रही है। याद है एटकिंस डाइट या फिर वेट वॉचर्स? इन डाइट्स के काम करने का कारण यह है कि ये ज्यादातर शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स से बचती हैं। तो कार्निवोर डाइट के ज्यादातर फायदे उन फूड्स के कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से होते हैं। ये फूड्स पेट में फर्मेंट नहीं हो सकते, तो इन डाइट्स में कुछ फायदेमंद तत्व हैं। हालांकि जो समस्या मैं देखता हूँ, केवल मांस पर आधारित डाइट एक फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट से कम प्रभावी है। आमतौर पर पोषण की बात करते हैं तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आणविक यौगिक जो मुख्य रूप से पौधों फफूंद में पाए जाते हैं, मानव स्वास्थ्य पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो याद है मैंने कि शुगर, प्रोसेस्ड कार्ब्स से बचना जरूरी है। असल में पेलियो डाइट्स और कार्निवोर डाइट्स से जो ज्यादातर फायदा मिलता है वह इन डाइट्स के कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से होता है। इनमें ज्यादा फर्मेंट होने वाले तत्व भी नहीं होते, लेकिन इन डाइट्स की सबसे बड़ी कमी और वजह जिससे ये लंबे समय में समस्या पैदा कर सकती हैं, यह है कि इनमें आमतौर पर फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के 8 मुख्य उपसमूह हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें टर्पीन, फिनोल्स, क्लोरोफिल, थायोसानेट्स, फाइटोएंजाइम्स, फाइटो ऑयल्स, प्रीबायोटिक्स और एल्कलॉइड्स शामिल हैं। तो सोचिए अगर इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का अध्ययन कर इन्हें डाइट प्लान में शामिल किया जाए। खैर यही मैंने किया है और इसे फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट या संक्षेप में फाइटो डाइट कहते हैं।
आप इसका प्राइमर अमेज़न पर मेरा नाम और फाइटो डाइट प्राइमर सर्च कर पा सकते हैं। मेरे विचार में फाइटो डाइट खाने के चुनाव के लिए एक उपयोगी ढांचा प्रदान करती है क्योंकि इसमें भोजन की योजना फाइटोन्यूट्रिएंट्स को अधिकतम करने के आधार पर है। साथ ही यह जरूरी नहीं कि मांस या पशु उत्पादों को पूरी तरह से बाहर कर दे। तो जो लोग सोचते हैं कि यह एक वेगन या पूरी तरह से पौधों पर आधारित डाइट है, वे गलत हैं, क्योंकि बहुत सारे पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ भी अस्वस्थ हो सकते हैं और सूजन संबंधी बीमारियों को और खराब कर सकते हैं। बड़े बड़े खाद्य वर्गों को बिना सोचे समझे देखने के बजाय, जैसे कि पौधों पर आधारित, मांसाहारी या पशु आधारित, और डाइट को इन बड़े बहुत व्यापक लेबल्स से परिभाषित करने के बजाय, मैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग करता हूं यह तय करने के लिए कि कोई भोजन लाभकारी है या हानिकारक। और मैं अपने क्लाइंट्स को यह फ्रेमवर्क देता हूं जब वे अपने खाने के चुनाव कर रहे होते हैं। इन डाइट्स के हिस्सों को हर व्यक्ति के अनुसार कस्टमाइज करना बहुत बहुत जरूरी है ताकि सबसे अच्छे नतीजे मिल सकें। लेकिन हम यह देखते हैं कि खुद डाइट बड़ी बीमारियों को हल करने में सक्षम है क्योंकि यह आंत में स्वस्थ माइक्रोबियल कॉलोनियों को सपोर्ट करती है। अभी आपने जो कुछ स्लाइड्स देखी वे मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फाइटोन्यूट्रिशन के विषय पर दिए गए एक टॉक से ली थी। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बहुत ध्यान और मीडिया कवरेज मिल रही है, और मुझसे अक्सर मेरे फाइटो डाइट और उसके काम करने के तरीके के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 4, तनाव और ट्रॉमा को नजरअंदाज करना। कनाडाई चिकित्सक गैबर माटे ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि तनाव और ट्रॉमा ही ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन और पाचन संबंधी गड़बड़ियों की जड़ हैं। अपनी किताब द मिथ ऑफ नॉर्मल में वे कहते हैं कि कुछ लेखक मानते हैं कि यही मुख्य कारण है। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव और क्लाइंट्स के साथ काम करने के दौरान बता सकता हूं कि लगभग हमेशा ऐसा ही होता है। मैं इसके लिए कुछ बुनियादी सवाल पूछता हूं। मैं पूछता हूं, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही? पूरी न हो सकी जरूरतों में प्रकृति के बीच समय बिताना, आराम, नींद, अंतरंगता, शारीरिक गतिविधि, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सेहतमंद भोजन खाने के मौके जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। जब मैं उनसे इन अधूरी जरूरतों के बारे में पूछता हूं, तो लगभग हर व्यक्ति 100% लोगों के पास कम से कम एक या दो अधूरी जरूरतें होती हैं। अब अगला सवाल जो मैं पूछता हूँ, क्या चीज आपको अपनी उस अधूरी जरूरत को पूरा करने से रोक रही है? और आमतौर पर वह कोई न कोई जिम्मेदारी या बाध्यता होती है। वे कहते हैं, मुझे काम करना है, मुझे बच्चों या बुजुर्ग रिश्तेदार की देखभाल करनी है, या मुझ पर सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। तो मूल रूप से इसका मतलब यह है कि वे अपने दिन का अधिकांश समय वे चीजें करने में बिताते हैं जो उन्हें करनी ही पड़ती हैं, जिसका मतलब है कि वे अपनी खुद की जरूरतों और उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वे करना चाहते हैं। वे अपना पूरा दिन इस बात पर आधारित करते हैं कि नकारात्मक परिणामों से कैसे बचा जाए, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा किया जाए और दूसरों को अपनी कीमत पर कैसे खुश किया जाए, और यह खतरनाक हो सकता है। तो इसे ट्रॉमा क्यों कहा जाता है? ऐसा लगता है कि हमने अभी तक जो चर्चा की वह इस दुनिया के लगभग हर इंसान पर लागू होती है। खैर, गाबोर माटे ट्रॉमा को छोटे टी वाले ट्रॉमा और बड़े टी वाले ट्रॉमा में फर्क करते हैं। बड़ा ट्रॉमा शोषण, उपेक्षा, शारीरिक हमला या किसी प्रियजन की मृत्यु जैसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन छोटा ट्रॉमा आम सी दिखने वाली जीवन की घटनाओं से भी हो सकता है, जो धीरे धीरे व्यक्ति को अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने और उनसे कट जाने के लिए सिखा देती हैं। और दुर्भाग्यवश बहुत से लोग, यहाँ तक कि वे भी जो अच्छी तरह से समायोजित और सफल हैं, इससे जूझते हैं। माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक में हमने हाल ही में एक ट्रॉमा और तनाव जागरूकता टूल को शामिल किया है जो लोगों को इन समस्याओं की पहचान करने और उन पर जल्दी परिणाम देखने के लिए कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। हम एक सहायक संसाधन भी प्रदान करते हैं जिससे लोग इन समस्याओं को एक उचित समय सीमा में हासिल कर सकें और पार कर सकें। नंबर 5, खराब नींद। अब तनाव अधूरी जरूरतों के संदर्भ में पुनर्स्थापित करने वाली नींद नहीं मिलती। उनकी नींद बार बार टूटती है या वे बार बार जाग जाते हैं। और हमारे पास एक पूरा मॉड्यूल है जो नींद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है ताकि पूरे दिन तनाव को आसानी से संभाला जा सके। यहाँ तक कि एक दिन की खराब नींद भी कई दिनों तक बढ़ी हुई सूजन का कारण बन सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी नींद का हिसाब रखें और सच में ट्रैक करें कि आपको कितनी आरामदायक नींद मिल रही है। खराब नींद वाले लोगों में सूजन बढ़ाने वाले साइटोकाइंस अधिक होते हैं,
जिससे ऑटोइम्यून सूजन और पाचन संबंधी गड़बड़ी और भी खराब हो जाती है। नंबर 6, निष्क्रिय जीवन शैली। अधूरी जरूरतों की थीम के तहत शारीरिक गतिविधि और व्यायाम की कमी एक छूटी हुई संभावना है। हर बार जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर से सिग्नलिंग अणु और हार्मोन छोड़ता है जो ऊतकों को ठीक करते हैं। ये लाभकारी रसायन सूजन को भी रोकते हैं। उदाहरण के लिए जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनमें लंबे समय तक टीएनएफ का स्तर कम रहता है। इल-6 और टीएनएफ वे सेल सिग्नलिंग अणु हैं जिन्हें आप खून में माप सकते हैं, जो यह भविष्यवाणी करते हैं कि शरीर की प्रतिक्रिया अस्वस्थ होगी या स्वस्थ। ये साइटोकाइन्स कई पुरानी बीमारियों में शामिल होते हैं। टीएनएफ को रोकने वाले प्रभावशाली कारकों में से व्यायाम है। दुर्भाग्यवश निष्क्रिय जीवन शैली वाले लोगों में इनका स्तर अधिक होता है। यहां अध्ययन है जो इसी जांच करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं व्यायाम स्वस्थ माइक्रोबायोम को बढ़ावा देने में मदद करता है और यहाँ एक और अध्ययन इस पर केंद्रित है। सोच रहे होंगे इतनी थकान और कभी-कभी दर्द के साथ व्यायाम कैसे करें? इसका जवाब है खुद को अनुकूलित करते हैं। अपनी क्षमताओं के अनुसार एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजना बनाते हैं और लगातार उस पर टिके रहते हैं। कभी कभी यह आपकी क्षमताओं की पहचान करना और ऐसे व्यायामों और गतियों को बढ़ाना होता है जो जोड़ों या नसों पर ज्यादा दबाव न डालें। कभी कभी यह धीमे, अधिक सोच समझकर किए गए वर्कआउट होते हैं ताकि मांसपेशियों की टोन बढ़ाई जा सके। अक्सर जब हम क्लिनिक में लोगों को सीमाओं के साथ देखते हैं तो हम उन सीमाओं के अनुसार काम करते हैं ताकि सफलता हासिल की जा सके। माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक एना पॉजिटिव ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे ल्यूपस, sjogren सिंड्रोम और मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के मूल कारणों को उलटने में विश्वास करते हैं। हम दवाओं के बिना सूजन के समाधान ढूंढते हैं। कोचिंग और विशेषज्ञ चिकित्सा समीक्षा से हम सुधार की दिशा में वास्तविक प्रयास कर सकते हैं, खासकर आहार, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम को बेहतर बनाने के लिए। ये मुख्य क्षेत्र हैं जो एना पॉजिटिव इम्यून बीमारियों में योगदान करते हैं और ल्यूपस, sjogren सिंड्रोम तथा मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर को खराब बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगर आपके जानने वाले किसी को एना पॉजिटिव ऑटोइम्यून बीमारी है जैसे ल्यूपस, sjogren सिंड्रोम या मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर और उन्हें यह जानकारी फायदेमंद लग सकती है तो जरूर उन्हें बताएं। मैं ऑटोइम्यून बीमारियों और प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर जानकारी साझा करता हूं। तो माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और अगली बार तक मैं हूं डॉक्टर डॉटरी।